वेलकम टू ज्ञानश्री क्लासेस। सो गाइज, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम ऑनलाइन हो रहा है वो कैसे होता है और आप इसको कैसे करेंगे और इनमें जो भी बातें लिखी हुई हैं या जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं उनका क्या मीनिंग है, क्योंकि बहुत सारे लर्नर यहाँ पर ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक कभी भी सीबीटी मोड से एग्ज़ाम नहीं दिया है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पे ये एग्ज़ाम होता है। तो मैं आपको बिल्कुल रियल तरीके से दिखाऊंगी कि यहाँ पे कैसे एग्ज़ाम होगा। ठीक है, वहाँ पे आपको ये सेलेक्ट मिलेगा कि ये यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है और यहाँ पर सपोज हम पेपर 1 को सेलेक्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे पेपर 1 को सेलेक्ट कर रही हूँ, जो जनरल पेपर है आपका। ये वहाँ आपका ऑटोमेटिकली सेलेक्ट आएगा, आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है। अब यहाँ पे जैसे ही आप ये करेंगे तो वहाँ पे आपका एक कंप्यूटर होगा, उस कंप्यूटर में आपको लिखा होगा कि अपना यूज़र नेम डालें। तो वहाँ पे मोस्टली आपका जो यूज़र नेम है वो आपका एप्लीकेशन नंबर होता है और जो आपका पासवर्ड होता है वो डेट ऑफ बर्थ होता है। लेकिन वो जो आपको बताएंगे उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करिए, वो जो आपको बताएंगे आप वही पासवर्ड या वही यूज़र नेम डालिएगा। वैसे मोस्टली इसमें यही होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना यूज़र नेम डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, फिर आप इसको लॉगिन कर देंगे। अब लॉगिन करने के बाद गाइज आपके पास सामने यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस आते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात ये है, ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ऐसा ही वहाँ पे होगा। आप यहाँ से हिंदी या इंग्लिश कभी भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए हिंदी करना है तो हिंदी देखिए, इंग्लिश करना है तो इंग्लिश देखिए। तो यहाँ पर पेपर 1 जो है और पेपर 2 जो है, यहाँ पर आपका 3 आवर्स का होगा और 3 आवर्स में आपको यहाँ पर सॉल्व करने होंगे लगभग 150 क्वेश्चन। तो 150 क्वेश्चन है, 3 आवर्स है। अब आपके सामने यहाँ पर कुछ ये कलरफुल चीजें आपको दिख रही हैं। अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन पे इस तरह का आपको दिख रहा है तो इसका मतलब है आपने उसको विजिट नहीं किया है। आपने इस कलर का है तो यानी कि आपने उसको आंसर नहीं दिया है। ग्रीन कलर का होगा देन आपने आंसर दिया है। और ये यहाँ पर ब्लू या पर्पल कलर का है, दैट मीन्स कि आपने इस क्वेश्चन को रिव्यू के लिए रखा हुआ है। रिव्यू का मतलब ये होता है कि आपने आंसर नहीं दिया है लेकिन आप इसको बाद में देखेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन करते समय कोई क्वेश्चन बहुत टफ आ गया है, अब आपको लगता है कि मुझे इसको रिव्यू करना है, दोबारा से देखना है, तो आप इसको देख सकते हैं। तो जैसे ही आप ब्लू वाले पे क्वेश्चन पे टिक करेंगे, इससे फायदा ये होता है कि पूरे 150 क्वेश्चन में हमको पता होता है कि कौन कौन से क्वेश्चन को स्किप करके हम आगे बढ़ गए हैं। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि हमें लगता है कि इसका आंसर ये हो सकता है या बी हो सकता है, तो हमने उसमें मान लीजिए बी लगा दिया है, आंसर कर दिया है, लेकिन हम इसको बाद में एक बार और सोचेंगे इस पे। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उसको हम बोलते हैं कि हमने रिव्यू करने आंसर दिया है पर इसको बाद में भी रिव्यू करेंगे। अब मान लीजिए कि जब आप सबमिट कर रहे हैं और आपने ये वाला जो क्वेश्चन है रिव्यू नहीं किया और बट आप आंसर दे चुके थे, तब भी आपका कंसीडर हो जाएगा, यानी कि इसको आपका आंसर टिक मान लिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए हिंदी में इस तरह से इंस्ट्रक्शन आ सकते हैं कि अभी इसका मतलब है इस प्रश्न पे अभी आप गए नहीं है। रेड कलर है तो यानी कि उत्तर नहीं दिया है, ग्रीन कलर है यानी कि आप उत्तर दे चुके हैं, ब्लू कलर है तो इसका मतलब है आपने पुनर्विचार के लिए चिन्हित किया है, और इसका मतलब है कि जब आपने समीक्षा के लिए चिन्हित किया है यानी कि आंसर दिया है पर समीक्षा करें। तो इस तरीके से यहाँ पर कई तरह की ये आपके पास इंस्ट्रक्शंस आएंगे। इन इंस्ट्रक्शंस को आपको पढ़ना होगा ढंग से। और अगर आपके पास समय नहीं है, सपोज आप लेट पहुंचे हैं और आप नहीं पढ़ने का समय, तो कोई बात नहीं, मैं जो आपको यहाँ पे बता रही हूँ इस चीज को ध्यान में रख लीजिएगा। तो इस तरीके से जब भी आप किसी क्वेश्चन को करते हैं तो आप उसे सेव करेंगे और सेव करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो सेव करना यहाँ पे बहुत जरूरी है। अब देखते हैं कि हम यहाँ पर जब ये सारी चीज़ों को पढ़ लेंगे तब हमें इस पर टिक लगाना होगा कि यस मैंने ये सारी चीज़ों को पढ़ लिया है, अब मैं इसको एग्री करता हूँ या करती हूँ। इसके बाद आप प्रोसेस कर देंगे। अब प्रोसेस करने में क्या है कि आपके सामने इस तरह का एक विंडो आएगा। तो यहाँ पे गाइस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि ये बहुत छोटा होता है स्क्रीन। अब छोटा है तो हम यहाँ से इसको बड़ा कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से, या वहाँ भी आपको ये सुविधा मिलेगी, और या फिर आप इसको छोटे में ही पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से मान लीजिए आपकी स्क्रीन पे कोई एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर मान लीजिए कि हमारे सामने यहाँ पे 50 क्वेश्चन है, तो 50 क्वेश्चन में से हमारे सामने पहला क्वेश्चन आया। अब पहला क्वेश्चन मुझे लगता है कि मुझे इसका आंसर नहीं पता है, तो मैंने इसको क्या किया कि मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, यानी कि मैं इसे बाद में देखूंगी और मैं इसे अभी नहीं देख रही हूँ, तो ये मार्क फॉर रिव्यू हो गया इसको, यानी कि हम कभी भी रिव्यू कर सकते हैं। तो इसलिए अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि दूसरा को, विच ऑफ द फॉलोइंग लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स हाईली रिलेटेड टू इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग। मान लीजिए आपके सामने ये प्रश्न है। अब मुझे लगता है कि नहीं, मुझे इसका समझ नहीं आ रहा है इंग्लिश में, चलिए इसको हिंदी कर लेते हैं। तो ठीक है, इसको आप हिंदी कर लीजिएगा। अब आपके सामने ऐसे आ गया है। तो हिंदी वाले बच्चों के साथ एक समस्या ये आती है कि आपका टाइम ज़्यादा लगता है, इंग्लिश वालों के सामने ये प्रॉब्लम नहीं होती है। अब यहाँ पर आपका एक टाइमिंग चल रहा होगा कि आपको कितना टाइम यहाँ पे हो चुका है। अब हिंदी में देखते हैं।
अधिगमकर्ता की कौन सी विशेषता शिक्षण की प्रभाविकता से अत्यंत रूप से संबंधित है? यानी कि पूर्व अनुभव, अभिभावकों का प्रस्तर, साथी समूह, परिवार का आकार। यानी कि जो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो 2, 3, 4 ऑप्शन है वो किसी भी काम के नहीं है। अब हम इसमें बहुत ज़्यादा श्योर हैं कि इसका आंसर 1 हो सकता है। तो अब हम फिर पीछे जाएँगे, हमें इंग्लिश में लगाना है या हिंदी में, हम किसी में भी टिक कर सकते हैं, आंसर हमारा कंसीडर होगा। चाहे इंग्लिश में लगाइए, चाहे हिंदी में लगाइए। तो प्रायर जो एक्सपीरियंस है वो बहुत मायने रखता है किसी टीचर की इफेक्टिवनेस के लिए। तो हमने मान लीजिए इसका आंसर 1 कर दिया है। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, यानी कि हम इसमें कन्फर्म है, देन हम इसको सेव करेंगे और नेक्स्ट पे मूव कर जाएंगे। तो जब आप नेक्स्ट पे मूव करते हैं तो इस तरह से ये इसका आंसर क्या हो गया, ग्रीन हो गया है। अब हम मार्क्स इसको रिव्यू भी करना चाहते हैं, मान लीजिए इस क्वेश्चन को हम मार्क करके रिव्यू करना चाहते हैं, इसका आंसर हमें एकदम से नहीं पता है अगर सपोज, तो हम इसको कुछ भी मार्क कर देते हैं और फिर इसको बाद में रिव्यू कर लेंगे। जैसे लेक्चर जो मेथड है, ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड है, ये क्या है, आपस में आपको मैच करने हैं। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पर आपके सामने एक ऐसा प्रॉब्लम दिया जाएगा जिसमें आपको उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सोच कर आंसर क्रिटिकली उसको एनालिसिस करके बताना होता है। या आपको इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि इसमें से आपको जो सबसे ज़्यादा आता हो, आपको लगता है कि नहीं मुझे प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन सबसे अच्छे से पता है, तो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन टेक्निक आपको पता ही होगा कि स्किनर ने दी थी, और इसमें क्या होता है कि यहाँ पर स्मॉल स्टेप में प्रेजेंटेशन की जाती है और जिसमें हम फीडबैक प्रोवाइड करते हैं स्टेप बाय स्टेप, है ना। तो डी का आंसर 1 होगा। अब देखिए हमारे पास समय कम है, अब हम इसको कैसे करेंगे, डी का 1 किसी में हो रहा है, एक ही में डी का 1 हो रहा है, तो बस आप इसको लगाएंगे और ये आपका टाइम सेव हो जाएगा और हम इसको सेव करेंगे और नेक्स्ट पे बढ़ जाएंगे। आपको कभी भी सबमिट नहीं करना है जब तक आप पूरे को कर नहीं लेते हैं। उसका कारण गाइज ये है कि यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आई सजेस्ट कि आप इसमें पूरे के पूरे को करिए। दूसरी चीज़ है कि आप लगता है कि नहीं मुझे ये 2, 3, 4 ऐसे नहीं चलना है, मुझे तो 50 नंबर का करना है, तो आप 50 नंबर पे सीधे आ जाइए, तो आप 50 कर सकते हैं। अब देखिए 4 को मैंने यहाँ पे आंसर नहीं किया, तो 4 क्या लिख के आ गया कि नॉट आंसर्ड, 4 को मैंने बिल्कुल भी छुआ नहीं है, तो वो नॉट आंसर्ड हो गया। अब मैं 27 पे आ गई हूँ, तो 27 इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब जैसे जो मैंने मार्क फॉर रिव्यू रखा हुआ था, जब मैं सबमिट करने जाऊंगी, मान लीजिए मैंने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, मैं मार्क फॉर रिव्यू वाले को देखूंगी, तो मैं एकदम इसको देखूंगी कि ये वाले क्वेश्चन को मुझे दोबारा से रिव्यू करना था, समीक्षा करनी थी, अब मैं इसका आंसर दे सकती हूँ। एक बात। दूसरी बात गाइज ये है कि जब आप एग्जाम दे रहे होंगे तो आपके सामने एक तो ये हिंदी इंग्लिश वाला प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। स्क्रीन को आप इस तरह से बड़ा कर लीजिएगा जिससे आपको सारी चीज़ों को अच्छा दिख सकती है। फॉन्ट को भी बड़ा किया जा सकता है, अगर आप वहाँ उनसे बात कर लेंगे, वैसे बड़ा ही फॉन्ट आता है। दूसरी चीज ये है कि अभी तो मैं यहाँ पे सिर्फ पेपर 1 कर रही हूँ, सपोज यहाँ पे 2 पेपर लिखे होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2, तो 1 से लेके जो 50 तक क्वेश्चन होंगे वो आपके पेपर 1 के होंगे, और 50 के बाद एक 51 से लेके जो आपके क्वेश्चन होंगे वो सारे आपके पेपर 2 के होंगे। तो क्या आप पेपर 1 से पेपर 2 पे मूव कर सकते हैं या पेपर 2 से पेपर 1 पे? तो यस गाइज, आप किसी भी वक्त किसी भी पेपर पे जा सकते हैं। अब अगला प्रश्न ये आता है कि आपको यहाँ पर कौन सा करना चाहिए, आपको पहले पेपर 1 करना चाहिए या पेपर 2 करना चाहिए? तो मेरा सीधा सा इसका बहुत अच्छा आंसर ये है कि आप जिसमें सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, आपको लगता है कि नहीं मेरा पेपर 2 बहुत स्ट्रांग है, तो आप पेपर 2 से शुरू करिए। पेपर 2 में भी आपको लगता है कि मेरी ये वाली यूनिट ज़्यादा स्ट्रांग है, तो उसके क्वेश्चंस आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे। जब आप यहाँ पर देखेंगे कि जैसे मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर टीचिंग में इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मैं 30 नंबर पे देखती हूँ, तो 30 नंबर पे यहाँ पर वेन डायग्राम से क्वेश्चन है, या फिर मुझे लगता है नहीं मुझे तो ये भी नहीं आता है, तो मैं इसको देख लेती हूँ, मुझे आईसीटी मेरा ठीक है, तो मैं इससे शुरू कर सकती हूँ। तो इस डिपेंड ऑन यू कि आप यहाँ पे कहाँ से शुरू करते हैं। बात बहुत सिंपल है कि आप जिसमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है उसको शुरू करिए। उससे क्या होता है, जब आप कॉन्फिडेंट रहते हैं तो आधे क्वेश्चन तो हमारे कॉन्फिडेंस की वजह से यूं ही सही हो जाते हैं। जब हम किसी चीज़ को लेके बहुत परेशान होते हैं, कोई प्रॉब्लम होती है या हमारे दिमाग में कोई टेंशन होती है, जैसे सपोज आपने पहला क्वेश्चन किया गलत, दूसरा किया गलत, तीसरा देखा गलत, आपने 5th क्वेश्चन तक देखा गलत गलत गलत, आपको वो आते ही नहीं है कंसेप्ट, तो आप मान के चलिए उन 5 क्वेश्चन का इफेक्ट आपके पूरे पेपर पे पड़ जाएगा। तो अगर आपको कोई प्रश्न नहीं आ रहा है तो उससे कोई जिद नहीं करनी है, कोई जंग नहीं है, आप उस क्वेश्चन को रिव्यू के लिए छोड़िए यहाँ से और आगे बढ़ जाइएगा। क्योंकि इससे आपको जो सबसे बड़ा फायदा गाइस क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन नहीं होगा और एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन की वजह से पूरा पेपर खराब नहीं होगा। चाहे आप कितनी भी गिरी हुई हालत में हो, चाहे आप कितना भी कम पढ़ के गए हो, लेकिन एक एवरेज स्टूडेंट आप होते हैं,
एवरेज होते हैं, इसका मतलब है कि नेट पास करने के लिए एवरेज स्टूडेंट काफ़ी है। तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस डाउन नहीं करना है, इस एग्ज़ाम को आप पास कर सकते हैं, ये अपने दिमाग में हमेशा रखना है। जब तक आप एग्ज़ाम देंगे, एग्ज़ाम देने जाएँगे, एग्ज़ाम देकर आएँगे कि हाँ, ये मैं पास कर सकता हूँ, बहुत टफ एग्ज़ाम नहीं है। इस पॉज़िटिविटी के साथ रहिएगा, ये बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ बहुत काम करती है। तो बस यही है कि होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है और उसमें मान लीजिए यही सपोज़ ये क्वेश्चन है, अब मैंने इसको निकालना शुरू किया। अब मैं निकाल रही हूँ, फिर नहीं आ रहा है, फिर नहीं आ रहा है और इस तरह से मेरा कम से कम 5 से 10 मिनट इस क्वेश्चन पे चला गया। अब मुझे ज़िद है कि मेरे 10 मिनट तो चले गए, हाँ, मैं 2 मिनट और इस पे खर्च करूँगी। तो हुआ क्या कि ये तो क्वेश्चन सही है, गलत हो सकता है, पता नहीं क्या होगा, लेकिन आपका जो 10 मिनट खराब हुआ है, उससे आपके 10 क्वेश्चन और खराब हो जाएँगे। सो डू नॉट वेस्ट योर टाइम। अगर आप पेपर 1 में बहुत अच्छे हैं, तो पेपर 1 से शुरू करें। पेपर 2 में बहुत अच्छे हैं और उसमें भी जिस यूनिट से ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस है, वहाँ से शुरू करिएगा। मैं आपको एक सजेशन देती हूँ कि पेपर 2 में आप जब यहाँ पे लिखा होगा कि 100 क्वेश्चन है 1 से लेके 100, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो ये 100 क्वेश्चन होंगे उसमें लास्ट में आपको 2 पैसेज दिए होंगे, एकदम लास्ट में। तो पैसेज वो बहुत आसान आते हैं, पेपर 2 के जो पैसेज होते हैं वो बहुत आसान आते हैं। तो मेरा सजेशन है, सिंपली अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर पेपर 2 से भी शुरू कर सकते हैं। तो पेपर 2 भी यहाँ पे आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है कि आप पेपर 2 में कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से शुरू कर सकते हैं, अगर आपको उस पे कॉन्फिडेंस है। अदरवाइज आपका जहाँ से मन करे आप वहाँ से इसको शुरू करिएगा। ठीक है गाइस, सो आई होप। और दूसरी अच्छी बात ये है, ये कह सकते हैं कि गुड न्यूज़ है कि इस बार टेक्निकल प्रॉब्लम बहुत कम आ रही हैं। इस बार जो एजेंसी सेलेक्ट की गई है वो ठीक एजेंसी है। एनटीए भी कई सारी एजेंसी को सेलेक्ट करता है एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए, तो वो ठीक है, पेपर में टेक्निकल इश्यूज नहीं आ रहे हैं। अगर आपका पेपर लेट शुरू हो रहा है तो आपका पेपर लेट ही सबमिट हो रहा है, तो पैनिक नहीं होना है, अरे नहीं मेरा तो 11 बजे शुरू हुआ है तो मेरा तो सारा खराब हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं, एकदम पैनिक नहीं होना है। चाहे जो भी सिचुएशन हो, एग्जाम हॉल में, एग्जाम सेंटर पे, आपको पैनिक नहीं होना है, आपको अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है, आपको काम रहना है, कूल रहना है और सिर्फ इस बात पे फोकस करना है कि मुझे इस एग्जाम को पास करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ या आई हूँ और मुझे इसको पास करके जाना है। और बहुत ध्यान रखिएगा, आपकी सारी मेहनत, आपका सारा हार्डवर्क इन 3 आवर्स में डिसाइड हो जाएगा। सो प्लीज़ मेरा ये भी जो भी मैंने आपको एडवाइस दी है, मैंने खुद 6 टाइम नेट क्वालिफाई किया है और मैं इस एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। मैं ये कह सकती हूँ कि मैं इस एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से समझती हूँ। तो गाइज आई रिक्वेस्ट कि जो भी आपको यहाँ पे एडवाइस दी है, अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उनको इस इन्फॉर्मेशन उनके तक पहुँचे। एंड थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। दूसरी बात मैं भूल ही गई कि यहाँ पर जैसे ही होगा आप इसको लास्ट में जाके सबमिट कर देंगे। सबमिट करने पे आर यू श्योर, जब आप बिल्कुल श्योर होंगे उसके बाद आप यहाँ पे सबमिट कर देंगे, ठीक है। तो रिजल्ट तो अभी हम यहाँ नहीं देख रहे हैं क्योंकि आपको भी रिजल्ट बहुत दिनों में मिलेगा। सो ओके गाइस, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।